वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्राबर और आप सभी को स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसा कि हम स्टूडेंट सिलेबस कवर कर रहे हैं अपनी सारी वीडियोस में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का, तो उसमें हमने अभी तक WPT स्टार्ट किया है और ऑलरेडी हम उसमें 3 थिंकर कवर अप कर चुके हैं जो कि सोशल थ्योरी से रिलेट करते हैं, रूसो, हॉब्स और लॉक। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट पे मुझे रिक्वेस्ट आया था कि कार्ल मार्क्स पे आप लोगों को पहले वीडियो चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स काफ़ी बच्चों को जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और समझ में नहीं आता है। तो आज की इस क्लास में मैं कार्ल मार्क्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग कार्ल मार्क्स को कभी नहीं भूलेंगे। और वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस क्लास में मैं करवाने वाली हूँ जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ आएगा। उम्मीद करती हूँ अपना पूरा बेस्ट दूंगी। और साथ ही साथ एक और बात आपसे मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपना लक्ष्य बैच जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, स्टूअर्ट पॉलिटिकल साइंस 2023 के लिए, जिस पे अभी हमने होली ऑफर भी चलाया हुआ है। तो अगर आप उसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट पिन है, वहाँ से गूगल फॉर्म को पिन कर सकते हैं। कुछ ही सीट्स बची हैं, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमारी अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं सभी इसमें हम कवर अप करने वाले हैं। और पूरा सिलेबस और सिलेबस से हट के भी जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं पेपर में वो सब कवर अप करेंगे। और आपकी क्लासेस जो हमारी एप्लीकेशन पे होंगी, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कार्ल मार्क्स है कौन। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनको भी मैं पढ़ा सकूं और वो भी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलोसोफर ड्यूरिंग द 19th century. He worked primarily in the realm of political philosophy and was a advocate for communism. बेसिकली कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी रही है पूरी उनकी थ्रू आउट द लाइफ, जिन्होंने इसको जिसको एडवोकेट किया है वो थी कम्युनिज्म। ठीक है, मार्क्स मेट एंजल, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार्ल मार्क्स की बुक्स ऐसी होती है जिसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स का नाम साथ में होता है। ठीक है, मार्क्स मेट एंजल्स इन पेरिस एंड अदर एक्टिविटीज हु वर ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग क्लास एंड रोड इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये इन दोनों को ने मिलके लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन किया है। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट लीग। आपको पता ही होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिस्ट लीग को इन्होंने फाउंड किया था 1847 में और उसी के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो लिखा था, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1848 में लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीट भी हो चुका है कि मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी किसने लिखा था और कब लिखा था, तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली कार्ल मार्क्स हमें किस लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ल मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म के थे, क्योंकि उनका कहना था कि कैपिटलिज्म जो है अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू जो है सोसाइटी को इस तरीके का बना देता है कि जो मासेस होते हैं वो उनको ऑप्रेस करते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो बोल देंगे कहीं ना कहीं सोसाइटी में जितना भी गलत हो रहा है, जितना भी एक्सप्लॉइटेड चीज़ें हो रही हैं, जितना भी सबॉर्डिनेशन हो रहा है वर्किंग क्लास का, उन सब की एक ही वजह है, वो है कैपिटलिज्म, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो वो चाहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म सोसाइटी से हट जाए तो सोसाइटी बिल्कुल जो है शोषण मुक्त हो जाएगी, सारे दुख सोसाइटी के हट जाएंगे। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजी दी है, पूरी अपनी थॉट्स दी हैं, तो उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी उनके अनुसार, अ सोसाइटी ऑफ सिस्टेमेटिक अनफ्रीडम फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। कैपिटल सोसाइटी मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि अनफ्रीडम, यानी कि अपने जो भी उसके अंदर आपके मासेस हैं उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती, और कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लोइटेशन का एक सबसे बड़ा कारण है कैपिटलिज्म। ठीक है, मार्क्स इंटीग्रेटेड 3 लेगेसीज। मार्क्स ने अपने पूरे वर्क में जो है 3 लेगेसीज को मेंटेन किया है। तो उन 3 जगहों से उन्होंने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट एंड इंग्लिश इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद एक इंग्लिश इकोनॉमिक्स रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनसे बोरो किया है। फ्रॉम द
इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ही बोरोड द हीगेलियन मेथड, वो हम अभी आगे वीडियो में करेंगे कि हीगल का मेथड क्या था। सो हीगल का डायलेक्टिकल मेथड था जिसमें वो बोलते हैं कि कोई भी जो आइडिया होता है वो कैसे फॉर्म होता है, पहले थीसिस होता है, फिर उसका एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस आता है। सिंपल से शब्दों में कहो तो थीसिस एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कि प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, एंटीथीसिस उसकी नेगेशन यानी कि उसके अपोजिट आता है, और सिंथेसिस कहीं ना कहीं दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट सुलझा एक चीज को जो है आपको प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में करने वाले हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे हम पूरा अच्छे से इसको पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट उन्होंने जर्मन फिलोसोफर से हिगेलियन मेथड को अडॉप्ट किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने रेवोल्यूशन का आइडिया अडॉप्ट किया है, और इंग्लिश इकोनॉमिक्स से उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को समझा है और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को समझा है। तो इन तीन लेगेसी जो रही है हिस्ट्री में, उन्होंने कुछ ना कुछ इनसे बोरो किया है, तो वो आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क्स। सो हीगल सॉरी कार्ल मार्क्स के जो वर्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहते हैं हमेशा हर साल के एग्जामिनेशन में, चाहे आपको यूजीसी नेट का पेपर हो या फिर सुएट का हो, ड्यूएट का हो। और इस साल जैसे कि आपको पता होगा कि जामिया अपना अलग से पेपर कंडक्ट करवा रहा है, जिसके मैंने ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड कर दिया था। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो मैंने अभी कल ही शॉर्ट डाला था, जिसमें शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें कि जामिया की जो वाइस चांसलर हैं उनका ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि जामिया अपना अलग से पेपर कंडक्ट करवाएगा। सो वेदर किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो पॉलिटिकल साइंस का, कार्ल मार्क्स तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन सारी बुक्स को 2 स्लाइड में कवर अप किया है, क्योंकि फर्स्ट आप और उनका ईयर पूछा जाता है, सेकंड आपसे क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं बुक्स। सो मार्क्स के कई बार क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आए, क्योंकि जो फेमस थिंकर्स होते हैं उनकी जो बुक्स की क्रोनोलॉजी होती है, यानी कि उनके सारे ईयर वाइज उनको लगाना होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर भी मैंने यहाँ पे सारी बुक्स उनकी ऑलमोस्ट लिखने की कोशिश की है 2 स्लाइड्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको इनमें से थोड़ी बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, क्योंकि सारी रटना जो है आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी पॉसिबल है, और आपको मशीन नहीं हो और आपको और भी बहुत सारी बुक्स याद करनी है। तो इसीलिए फिर भी मैं आपको इन सारी लिस्ट में से इंपॉर्टेंट वाली बता देती हूँ जो अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला है आपका क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी, और उसके बाद आपका आता है द जर्मन आइडियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, और मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये सब थोड़ा कम पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो है 18 ब्रूमेयर ऑफ द लुइस नेपोलियन, और उसके बाद आपकी है अ क्रिटिक टू द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, कैपिटल वॉल्यूम, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, और कैपिटल वॉल्यूम 1 और 2। सो ये एक ऐसी बुक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होके पूछी जाती हैं आप लोगों से। हो सके तो सारी बुक पढ़ लेना, मतलब एक बारी देख लेना कि कब कब क्या आता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप आती भी है तो आपके क्वेश्चन में, ठीक है। सो चलते हैं आगे, मार्क्स के और आइडियाज़ को कुछ समझते हैं। तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं उसका थ्योरी ऑफ एलिनेशन। सो बेसिकली एलिनेशन का हिंदी में मतलब होता है कटाव, किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी जो बुक पूछी जाती है कि किस बुक में इन्होंने आइडिया दिया है, तो वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। PYQ इस पे आ चुके हैं कई बारी, यूजीसी नेट में भी और आपके सुएट में भी, यानी कि पीजी के जितने भी एंट्रेंस होते हैं। सो जिस बुक में इन्होंने आइडिया दिया है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो एलिनेशन का आइडिया क्या है? Capitalists employed workers to produce object from their labor, ठीक है, and this object or product is under the control of the employer and the capitalist and not the worker. So basically मार्क्स क्या कहना चाहते हैं? मार्क्स बोलते हैं कि जो एक वर्कर होता है, जो एक लेबर होता है, वो अपनी लेबर को सेल करता है कैपिटल मार्केट में, किस लिए? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। तो बोलता है कि कहीं ना कहीं वो जो लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, जिस भी चीज़ को वो बना रहा है, उस पर पूरा कंट्रोल होता है एम्प्लॉयर का, यानी कि कैपिटलिस्ट का, जो भी उस कंपनी का मालिक है, उस फार्म का मालिक है, उसका पूरा अधिकार होता है उस प्रोडक्ट पर। सो कहीं ना कहीं मार्क्स बोल रहे हैं कि जो मैन अपनी लेबर को लगाकर किसी वस्तु को बना रहा है, उस पर उसका अधिकार है ही नहीं, नॉट इवन अ 1%। तो इसी को बोलते हैं एलिनेशन की, यानी कि जो ह्यूमन, जो लेबर अपनी वर्क मिला करके एक नई वस्तु को बना रहा है, उस वस्तु से वो खुद ही एलिनेटेड है, यानी कि उसका उस वस्तु से कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। वर्किंग क्लास इज एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, ठीक है, एक मैन है,
उसको काम चाहिए, वो कारपेंटर है, तो वो एक मैन्युफैक्चर यूनिट में जाता है और वहाँ पे उसको काम मिलता है कुर्सी बनाने का। ठीक है, सो बेसिकली उसका कितना काम होगा कि वो कुर्सी बनाएगा, जितनी भी कुर्सी बना सकेगा वो दिन में, और उसके बाद उसको बदले में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसका उस कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ अपनी वर्किंग से लेना देना है, यानी कि जितने भी घंटे वो काम कर रहा है उसका उसका पैसा मिलेगा। तो इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स गलत बताते हैं कि लेबर जिस वर्क को प्रोड्यूस करिए, जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए, वो उससे खुद ही एलिनेटेड है। ठीक है, वर्कर्स सेल देयर लेबर पावर टू अ कैपिटलिस्ट एंड देयर लेबर बिकम्स एक्सटर्नल टू देम। तो बोलते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो अपनी लेबर को कैपिटलिस्ट को बेच देता है। ठीक है, hence their own physical and mental capabilities becomes alien to himself, यानी कि उनकी जो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं ह्यूमन से, क्योंकि वो सिर्फ कहीं ना कहीं जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो अपने उन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनका काम सिर्फ पैसे लेने तक होता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो एलिनेशन होता है ना वो 4 तरीके का होता है। पहला एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उससे लेबर से वो बिल्कुल एलिनेटेड है। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर, यानी कि जो भी प्रोसेस रहा है उस चीज़ को बनाने में उससे कहीं ना कहीं अलग रहता है और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं दिखा पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 2 तरीके के एलिनेशन और बचे हैं। नेक्स्ट है आपका एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स, यानी कि इंडस्ट्री में वो जो वर्क करने जाता है केवल अपने पैसों के लिए करने जाता है और वो बाकी वर्कर्स से एलिनेटेड फील करता है। एलिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन स्पीशीज बिंग, तो यानी कि उसकी खुद की क्या कैपेबिलिटीज है, उसकी खुद की क्या पर्सनैलिटी है, वो उससे भी एलिनेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ उतना उसका काम है कि वो अपनी लेबर को मार्केट में बेच रहा है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमोडिटी फेटिशिज्म। ओके, सो कॉमोडिटी फेटिशिज्म का जो आइडिया है, it describes the economic relationship of production and exchange value. So basically, commodity fetishism is an ideology in which the social relations among producers are not transparent but hidden behind the relations among the things. तो यानी कि जो लेबर का जो रिलेशन होता है उसके काम से वो सिर्फ कमोडिटी तक का होता है। ठीक है, the amount of human labor determines exchange value of a commodity, but we devalue the contribution of the worker. Labor पावर इटसेल्फ बिकम्स अ कॉमोडिटी। सो बेसिकली जो मार्क्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है वो केवल और केवल अपनी लेबर को जो है बेचने जाता है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। सो कहीं ना कहीं जिस कॉमोडिटी को वो बना रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसकी जितनी भी मेहनत उस सामान को बनाने में लग रही है उसको जो सोसाइटी क्या कर रही है, डी वैल्यू कर रही है। यानी कि लेबर की कितनी मेहनत उसमें पुट हुई है उसको पूरी सोसाइटी डी वैल्यू कर रही है, और लेबर जो है खुद ही कॉमोडिटी बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लेबर को मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी फ्लड्स इट्स मार्केट विद द एक्सेस ऑफ कॉमोडिटीज एंड is produced by the human labor using natural resources इन अ मोर नंबर दैट एक्चुअली डिमांडेड। सो कहीं ना कहीं जो कॉमोडिटीज़ आप आजकल देख रहे होंगे कि कितनी सारी मार्केट में हो गई हैं, ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं, ऑफलाइन चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसे में लोग क्या ढूंढते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस ढूंढते हैं कि कहाँ पे उनको सबसे कम का मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जिसने वो बनाया उसकी कितनी मेहनत उसके पीछे है। तो यही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। उस टाइम पे तो ऑनलाइन वगैरह नहीं था, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी की कंटेक्स्ट में समझाने के लिए कि मार्क्स क्या कहना चाह रहे हैं। सो मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि सोसाइटी में एक्सेस ऑफ कॉमोडिटीज हैं, जिनको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो लेबर पुट करके वो लेबर उसको बना रहा है, जो मैन उसको बना रहा है, हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट में इतनी एक्सेस ऑफ कमोडिटीज हो चुकी हैं कि सारी जो कमोडिटीज वो प्रोड्यूस करें, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करें, उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, देयरफॉर इन कैपिटलिज्म कमोडिटीज रिड्यूसेस द अमाउंट नॉट ओनली ऑफ द लेबर पावर बट वैल्यू नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं जो लेबर उसको बना रही है और जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको बनाने में यूज हो रहे हैं उसकी भी वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये था कम्युनिटी फेटिशिज्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कार्ल मार्क्स ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइडिया जो कार्ल मार्क्स ने दिया है सारी चीजों को समझाने के लिए, वो इसी चीज को समझाने के लिए दिया है, क्लास स्ट्रगल। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक प्रोलिटेरियट और एक बुर्जुआसी। ठीक है, सो पहले इसकी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि मार्क्स की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। इसका मतलब क्या है कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि आजकल हिस्ट्री जितनी भी रही है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं दर बाय दर, और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं पुरानी चीज़ों को, उसको हिस्ट्री बन जाती है वो।
ठीक है। तो बोलते हैं कि जितनी भी हिस्ट्री, जितना भी इतिहास अभी तक रहा है, वो इतिहास और कुछ नहीं है, केवल और केवल क्लास स्ट्रगल है। तो यानी कि हर एक समाज में, हर एक टाइम में, जो भी युग रहा होगा पहले, वहां पे हर एक युग में कोई भी दो तरीके की ऐसी क्लासें थी जिनके बीच में जो है कटाक्ष था, जिनके बीच में एंटागोनिज्म था, प्रतिस्पर्धा थी। तो उसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक नई तरीके का समाज आता है और वो एक नई हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं जितनी भी हिस्ट्री रही है हमारे पुराने समय में, वो केवल और केवल क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। ठीक है। ही हेल्ड दैट देयर वर टू क्लासेस इन एवरी सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती हैं। एक वो जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, यानी कि जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, टूल्स और फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, ये सब होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो वो सोसाइटी जिसके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि रूलिंग क्लास होती है, और एक वो सोसाइटी जो कि इनसे वंचित होती है और अपनी लेबर को सोल्ड करती है। यानी कि एक तो वो हो गए जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरे ऐसे हो गए जो अपनी लेबर को बेच रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स का यूज करके, उन मीन्स का यूज करके नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो पावरफुल हो गया ना। तो इसीलिए बोलता है कि हर एक सोसाइटी में दो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक होते हैं हैव और एक होते हैं हैव नोट्स। हैव का मतलब जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, जो एलीट होते हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी को चलाने की पावर, जो कि इकोनॉमिक पावर है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि कोई भी सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट पावर इकोनॉमिक पावर होती है। तो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर जिनके पास है वो हैव्स हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो हैव नॉट्स है, जिनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है, केवल और केवल अपनी लेबर बेचते हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो यही दो क्लासेस हर तरीके की हिस्ट्री में रहती हैं, हर समय पर रहती हैं। ठीक है। लेकिन मार्क्स जिस क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं वो टाइम है प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआसी का। बुर्जुआसी इज काइंड ऑफ अ मिडिल क्लास। ठीक है। जो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बोल सकते हो, और प्रोलेटेरिएट में आपके वर्किंग क्लास आ जाते हैं, पीजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का क्लास स्ट्रगल जो है उसी के अकॉर्ड, उसी की वजह से ही क्लास, जितनी भी सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो इन दो क्लासों की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि जो एक हैव, जो जिनकी जो हैव है, यानी कि जिनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हैव नॉट्स यानी कि जो प्रोलेटेरिएट हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनका वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और यही पूरा क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में चल रहा है। तो बोलते हैं कि क्लास स्ट्रगल तभी खत्म हो सकता है जब क्लासेस को हम खत्म कर दें। ठीक है। तो मार्क्स जो है एक क्लास लेस, स्टेट लेस सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है। वो भी हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कैसे उस स्टेज तक पहुंचा जाए जहाँ पे ना तो स्टेट होगा ना कोई क्लास होगी। उससे पहले हम बात करते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है ना, वो दो चीजों की वजह से प्रिवेल करता है। एक है बेस और एक है सुपर स्ट्रक्चर। ये जो आप आइडिया देख रहे हो ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस है इकोनॉमी, यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि मार्क्स बोलते हैं जब इकोनॉमी, यानी कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जब चेंज होता है तब सोसाइटी जो है चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ, इंटरनेट से पहले सोसाइटी कितना स्लो थी, चीज़ें सारी ऑफलाइन मिला करती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो चीज़ें ऑनलाइन आ गई और हम खुद को मॉडर्नाइज कहने लगे, यानी कि हम अब मॉडर्न हो गए हैं क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जो चेंजमेंट होते हैं ना, वो उसकी इकोनॉमी की वजह से होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पूरी सोसाइटी का जो बेस है ना, वो इकोनॉमी है। और सुपर स्ट्रक्चर में वो बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में जितनी भी अदर चीजें बची हैं सोसाइटी के, लाइक गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, ये पूरी सुपर स्ट्रक्चर है जो कि बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज के का टेक्स्ट में एग्जाम्पल दूं तो बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमी, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी आई, तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया टेक्नोलॉजी से? सुपर स्ट्रक्चर में क्लासेस ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन मिलने लग गई हैं, ऑनलाइन सेलिंग्स आ गई हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं। तो जब हमारी इकोनॉमी में चेंजमेंट आया तो हमारे सुपर स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आया, यानी कि पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। तो यही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जब जब बेस में, यानी कि जो उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी है, जब जब इकोनॉमी में चेंज आता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। ठीक है। और वो यही बोल रहे हैं कि यही जो बेस है, जो इकोनॉमी है, वो अभी ये वाली क्लास यानी कि बुर्जुआसी क्लास के हाथ में है, इसकी वजह से क्लास स्ट्रगल हो रहा है। तो अगर हम इस बेस को चेंज कर देते हैं, इस क्लास को चेंज कर देते हैं, तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इससे भी बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ हम अपने बैच में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो अभी तक आपने वॉच करी, इसका मतलब आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। 1 मार्च से हमारी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास होगी, और पूरा सिलेबस में हम कवर अप करने वाले हैं। केवल 3 महीने बचे हैं आपका एग्जामिनेशन में, बहुत सारा सिलेबस आपको कवर अप करना है। ठीक है। सो प्लीज़ आज ही रजिस्टर करें। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स का
बेस्ड जो उसका रहा है वो है हीगल का डायलेक्टिकल मेथड। सो हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड था उसके बेसिस पे जो है अपना चीज़ों को मिला के कार्ल मार्क्स ने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम हीगल का कंसेप्ट समझते हैं। सो हीगल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं। डायलेक्टिकल मेटलिज्म का मतलब क्या होता है, आइडियाज। ठीक है, हीगल का जो कंसेप्ट है ना, हीगल बोलते हैं कि आइडिया इज द मेन थिंग। हर चीज के पीछे जो है आइडिया ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी चीज जब बदलती भी है तो उसका अगर आइडिया ही आपके दिमाग में पहले नहीं आएगा तो वो चीज फिजिकली कैसे हुई होगी। तो इसीलिए हीगल जो है आइडिया को सुपीरियर रखते हैं, सबसे टॉप पे रखते हैं। और वो बोलते हैं कि जितनी भी हिस्ट्री में चेंज आ रहे हैं, मटेरियल्स में चेंज आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, वो ड्यू टू आइडिया आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों का चेंजमेंट का आइडिया पहले आपके माइंड में आया है। ठीक है, इसी के लिए एग्जाम्पल वो देते हैं अपना थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसका फॉर एग्जाम्पल हम मार्क्स के कंटेक्स्ट में समझते हैं। मार्क्स के कंटेक्स्ट में थीसिस है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि एक्सप्लॉइटेड है, जो कि अभी करंट में चल रही है। एंटीथीसिस हो गया सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि हम कैपिटलिज्म को हटा देंगे, सोशलिज्म ले आएंगे। लेकिन मार्क्स का जो एंटीथीसिस है वो है कम्युनिज्म, जिसमें कि क्लास लेस और स्टेट लेस सोसाइटी होगी। तो वो हो गया परफेक्ट फॉर्म, जो कि एंटीथीसिस है। ठीक है, तो अगर आपको हीगल का कंसेप्ट पूरा समझना है तो मैं हीगल पे एक अलग से वीडियो ले आऊंगी कि हीगल का पूरा थ्योरी क्या है। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये बैकग्राउंड के लिए दिया है ताकि आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझ सके। अब मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ने इसको कैसे यूज किया। मार्क्स बोलते हैं कि जैसे कि हीगल ने बोला है कि चेंज होता है हिस्ट्री में, मटेरियल्स में चेंज होता है, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन एक गलती हीगल ने कर दी। मार्क्स के अकॉर्डिंग हीगल ने एक गलती कर दी। हीगल बोलते हैं कि आइडिया हर चीज का समाधान है, आइडिया से ही सब चीजें शुरू होती हैं। मार्क्स बोलते नहीं, आइडिया से नहीं चीजें शुरू होती, मटेरियलिज्म में चेंज आता है तब चीजें बदलती हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी आगे दूंगी। सो हीगल अप्लाइड इट्स डायलेक्ट्स टू एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। हीगल के अकॉर्डिंग डायलेक्टिकल यानी कि जब आइडियाज में रिवॉल्ट होता है उसकी वजह से हिस्ट्री डेवलप होती है, इसकी वजह से हिस्ट्री बदलती है। Ideas or consciousness is the essence of universal and social institution are the manifestation of changing of the idea। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हीगल बोलते हैं कि जब आपकी आइडिया, जब आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस होती है चेतना, जब आपकी आइडिया और चेतना में बदलाव आता है ना, तब आपकी सोसाइटी में जो है बदलाव आते हैं और फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, Marx how to combine Hegel's dialectics with his materialism and emphasis on matter but not on idea as the essence of the universe and the social institution। For example, ये इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझाने के लिए। ठीक है, तो जो मार्क्स हैं वो इन 6 स्टेजेस के थ्रू एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरीके से अब तक की जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है, वो कैसे बदला है। वो प्रिमिटिव में क्या था, मैन हंटर था। ठीक है, मैन को जो भी खाना होता था उसको वो मार लेता था और खा लेता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टूल्स बदले, जैसे जैसे उसने अपनी टूल्स को और अच्छा किया और उसको प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट समझ आने लगा कि हाँ ये धरती मेरी है, इस पर मैं उगा के खा सकता हूँ, तो आज से धरती मेरी है। तो जैसे जैसे टूल्स में चेंज आया है, जिसका मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आई थिंक आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलता है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे ही उसके टूल्स में चेंज आया, प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट आया, और वो सोसाइटी किस में बदल गई, एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन होने लगा अब सोसाइटी में। स्लेव्स आने लगे और ओनर्स आने लगे, यानी कि जिनके पास ये टूल्स थे वो तो ऑनर बन गए, और जो उन टूल्स को इस्तेमाल करके काम कर रहे थे जिसके लिए वो slaves बन गए। ठीक है, एक ऑनर होता है, एक slave होता है। तो उसने बोला पहले सोसाइटी थी, मैनेज करता था, जो उसको खाना होता था, लेकिन फिर उसके पास टूल्स आ गए, अपने टूल्स बना लिए उसने, पत्थर वगैरह से जैसे भी बनाए, सोसाइटी बदली। तो उन टूल्स को यूज करने वाले जो थे वो स्लेव बन गए, और जिनके लिए वो काम कर रहे थे वो ऑनर बन गए। ठीक है, तो यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया तो हिस्ट्री में चेंज आया। ये था हिस्ट्री का पहला दौर और ये था हिस्ट्री का दूसरा दौर। ठीक है, अब दोबारा चेंज आता है। अब दोबारा दोबारा जैसे जैसे लेबर बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी सोसाइटी में, ठीक है, स्लेव कंटिन्यू टू डिटोरेट, स्लेव्स नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे स्लेव्स को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट कम होने लगा तो स्लेव ने रिवॉल्ट कर दिया ऑनर्स के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद आती है फ्यूडल सोसाइटी, थर्ड स्टेज। फ्यूडल यानी कि जो ज़मीन के ऑनर होते हैं। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड और सब, जैसे कि आपने आज भी एग्जांपल देखा होगा कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते हैं और बदले में पैसा मिलता है।
ठीक है। लेकिन स्लेव्स की हालत उनसे ज़्यादा बुरी होती है। तो जब स्लेव्स ने रिवॉल्ट किया और सोसाइटी में चेंज आया, तो वो सिर्फ नौकर नहीं बन के रह गए, अब वो पेड बनते, यानी कि उनके लिए काम तो करते थे लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, अब वो स्लेव नहीं थे। ठीक है, सोसाइटी में चेंज आया, थर्ड स्टेज आ गया, यानी कि फ्यूडल सोसाइटी है। उसके बाद वो बोलता है कि ऐसे ऐसे जब सोसाइटी में चेंज आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आता है। फिर कैपिटलिज्म आ गया, जब और वृद्धि हुई, टूल्स में और अच्छा बदलाव आया। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आ गया तो कैपिटलिज्म आ गया। तो बोलते हैं कि आज जो सोसाइटी कैपिटलिज्म है, जब हम कैपिटल सोसाइटी को हटा देंगे तो सोशलिज्म आ जाएगा। उसके लिए वो फिफ्थ स्टेज होगी, सोशलिज्म आ जाएगा, जहाँ पे अबोलिशन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप हो जाएगा, जो कि कैपिटलिज्म का मेन आइडिया है, और स्टेट ऑफ प्रोलेटेरिएट आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा स्टेट होगा जिसको प्रोलेटेरिएट अपने हाथों से हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन लास्ट स्टेज वो बोलते हैं कम्युनिज्म आएगा, जो कि मार्क्स की स्टेज है। ठीक है, मार्क्स चाहते हैं कम्युनिज्म, जैसे कि हमने पूरा अब तक पढ़ा है कि कम्युनिज्म कम्युनिज्म, तो मार्क्स चाहते हैं कम्युनिज्म, जिसमें कि अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स क्या समझाना चाह रहे हैं अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को दो शब्दों से समझो, पहला है हिस्ट्री और दूसरा है मटेरियलिज्म। उनके लिए मटेरियलिज्म का मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बोलते हैं कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, जब मटेरियलिज्म में चेंज आता है, किसी सोसाइटी की इकोनॉमी में चेंज आता है, तो हिस्ट्री बदल जाती है। जैसे कि हमने देखा कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी से पहले टूल्स का इन्वेंशन हुआ तो एंशियंट सोसाइटी आई, फिर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, फिर कैपिटलिज्म आता है, उसके बाद सोशलिज्म आता है। वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म, जो कि करंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, उसको जो हम रिमूव करेंगे तो सोशलिज्म आएगा, और लास्ट स्टेज होगी कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, क्रिटिक टू अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, मार्क्स प्रोवाइडेड हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म विच डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन ऑफ द मोड्स ऑफ द प्रोडक्शन, जब मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी आर ऑन द पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच गिव राइज टू द हैव एंड हैव नॉट्स। Capitalism is a final in the history of class conflict that will be overthrown by social evolution and will lead to emergence of the क्लासलेस सोसाइटी, जिसको वो कम्युनिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, बट कार्ल मार्क्स आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है काफी बच्चों के लिए, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, अब बात आती है आइडिया क्लास थ्योरी ऑफ द सरप्लस वैल्यू। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, हाउ द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ production involves the exploitation of the working class by extracting surplus value from them. Labor is the sole creator of value, though they don't owns a means of production. तो बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि केवल लेबर यानी कि एक ह्यूमन ही ऐसा क्रिएटर है जो किसी चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लकड़ी का टुकड़ा है और आपके पास एक कारपेंटर है। उस लकड़ी के टुकड़े का आप क्या करोगे जब तक कारपेंटर उसको कुर्सी में नहीं बदलेगा? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है क्योंकि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो लेबर है, केवल वही ऐसा जो चीज़ों में वैल्यू ऐड कर सकता है, फिर भी उन चीज़ों को बनाने के बाद भी उसका उनसे कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, दे डोंट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिन टूल्स को यूज करके कारपेंटर उन कुर्सी को बना रहा है, वो टूल्स उसके हैं ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट के हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि 4 चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशन। एंड ओनली लेबर इज द एलिमेंट विच प्रोवाइड्स न्यू वैल्यू इन दी सोसाइटी। तो जैसे कि वो बोलते हैं कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनसे कि प्रोडक्शन आप कर सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी जो है अनलिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। केवल लेबर यानी कि ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो कि किसी चीज को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, actual amount of labor employed in the production of a commodity differs from the market value which fluctuates on the basis of demand and supply. As when more job seekers are in the market, the wage rate of the workers decline. तो बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कारपेंटर का एग्जांपल दिया कि एक कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, तो उस कुर्सी की वैल्यू इस वजह से डिसाइड नहीं होगी कि उसने किस मेहनत से उसको बनाया है। वो सोसाइटी की जो वो कुर्सी की वैल्यू कम होती जाएगी मार्केट में, जैसे जैसे मार्केट में जॉब सीकर्स आएंगे, यानी कि लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है तो सरप्लस वैल्यू में उनको बनाया जाता है, और जब उनको सरप्लस वैल्यू में बना दिया जाता है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पे आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या तो बन गई होती है, उनको स्टॉक खत्म करना होता है। तो यही वो बोलते हैं कि क्योंकि जो
लेबर यूज करके वो उस चीज को बना रहा है, उसकी वैल्यू उससे डिसाइड नहीं की जाती कि उसने कितनी मेहनत से बनाया। अगर सोसाइटी में सप्लाई ज़्यादा हो गई कमोडिटी की तो प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। या फिर जो जॉब सीकर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं, तो जो लेबर की जो वेजेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, और इस सरप्लस वैल्यू का जो फायदा कौन उठा रहा है? कैपिटलिस्ट। सो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉय द वर्किंग क्लास विथ फुल पोटेंशियल बट नॉट पेइंग द एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, ठीक है, उसका वेज होना चाहिए 10 रुपये, लेकिन जो आपका कैपिटलिस्ट है, जो आपका एंटरप्रेन्योर है, वो उसको 20 रुपये में बेच रहा है और उसको केवल 5 रुपये की बेच दे रहा है और 15% प्रॉफिट रख रहा है, ठीक है, 15 रुपये का प्रॉफिट रख रहा है, जबकि उसको 10 रुपये मिलने चाहिए थे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जितना उसने वर्क किया उसके ऊपर। तो वो बोल रहा है कि जितनी मेहनत से एक जो मैन है वो अपनी लेबर लगा के चीज़ों को बेच रहा है, ना तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिल रहे हैं, और जितना भी वो महंगा उस चीज़ को बेचता है वो सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? एंटरप्रेन्योर के पास जा रहा है। तो उसी जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो एंटरप्रेन्योर गेन कर रहा है एज अ प्रॉफिट के रूप में, उसको वो सरप्लस वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अनपेड मनी इज द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक समझ आ रही होंगी चीज़ें, तो प्लीज़ आप बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज ऐसी सारी लाइव क्लासेस वहाँ पे हम करने वाले हैं। लास्ट स्लाइड है हमारी स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स चाहता क्या है वो हमें स्लाइड में पता चलेगा, ठीक है। He held that historically each new property owning class brings a revolution in the name of all members of society, but established itself as the ruling class after the transformation exploits the property less class, ठीक है। इसका इजी सा मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी 6 स्टेजेस बताए हिस्ट्री के कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि हिस्ट्री कैसे बदलती है कि जब दो क्लास में जो है प्रतिस्पर्धा होती है, दो क्लास आपस में लड़ते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, एक क्लास दूसरे के खिलाफ रेवोल्यूशन करती है, सोसाइटी बदल जाती है और फिर से दो तरीके की क्लासेस उभर कर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद फ्यूडल आते हैं, लॉर्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटलिज्म में आपके प्रोलिटेरिएट आते हैं और बुर्जुआसी आते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब भी रेवोल्यूशन के बाद एक नया स्टेट आता है उसमें दो तरह की क्लासेस उभर कर आती हैं, जो कि एक रूलिंग होती है और एक रूल होती है। Marx strongly asserted that it was only the class of proletariat whose revolution would abolish the private property in the class society. तो मार्क्स बोलते हैं कि केवल और केवल प्रोलिटेरिएट का रेवोल्यूशन ऐसा होगा, प्रोलिटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन ऐसा होगा जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देगा और दोबारा से कोई भी ऐसे क्लास की सोसाइटी नहीं बन पाएगी, क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। इन हिज मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ही कॉल्स स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो वो बोलते हैं कि अभी जो करंट स्टेट है ना वो कैपिटलिस्ट का एक टूल है सोसाइटी को कंट्रोल करने का। तो बोलते हैं स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट टू एक्सक्लूड द मेंबर्स ऑफ द बुर्जुआसी क्लास फ्रॉम द स्टेट till the time private property was not exploited. So मार्क्स अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? मार्क्स अल्टीमेटली चाहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि वर्किंग क्लास का जो है डिक्टेटरशिप होना चाहिए, और एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें ना तो कोई भी क्लास होगी और ना ही स्टेट होगा, अल्टीमेटली सब लोग फ्री होंगे, और उसी को वो बोलते हैं अपना कम्युनिज्म, ठीक है। जो कि हम पूरे अपने सारी स्लाइड्स में पढ़ते आए हैं कि आखिर मार्क्स चाहता क्या है इतना सब बताने के पीछे। सो मार्क्स चाहता है कम्युनिज्म, ठीक है। आई होप जितना मैंने कोशिश की है समझाने की समझ आ गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से एक एक चीज़ आपको समझाई है, इसलिए मैंने पीपीटी भी वीडियो और पीपीटी दोनों इसलिए बड़ी बनाए थे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो अगर आपको चीज़ें समझ आइए तो प्लीज़ हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और सीटें बहुत कम बची हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। पूरा तरीके का पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन हम इसमें करवाने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी नोट्स हम पेड प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे बहुत फुल डिटेल में, जिसके बाद आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में मैंने नोट्स को बनाया है, मैंने और मेरी टीम ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं और इससे ज़्यादा ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, और कमेंट बॉक्स से भी रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कमेंट पिन कर रखा है, गूगल फॉर्म आपको बेसिकली फिल करना है। सो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सिंगर के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर ऐसी अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।